देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे द लास्ट लेसन चैप्टर से, जो हमारा फर्स्ट लेसन है उसका नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है, इस चैप्टर से क्वेश्चन है कि व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि उस दिन जो है सूचना पट पर क्या लगाया गया था, स्कूल में सूचना पट पर क्या लगाया गया था, ये आपको यहां पर बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, एन ऑर्डर। देखिए सूचना पत्र पर क्या लगाया गया था, तो देखिए एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। ठीक है, यानी कि क्या कहा गया था कि सूचना पत्र पर क्या लगाया गया था, पहले इसका आंसर जान लेते हैं। देखिए बर्लिन से एक आदेश बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था। इसमें कहा गया था कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा, यानी कि जिस स्कूल में फ्रेंच पढ़ता था उसमें अब केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। ठीक है, फ्रेंच के शिक्षण को रोकना पड़ा, तो यही चीज यहां पर बुलेटिन बोर्ड पर आदेश दिया गया था और उसे लगाया गया था। तो वही हम आंसर में लिखेंगे एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। ठीक है, यानी कि बर्लिन से एक आदेश आया था, हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बर्लिन से एक आदेश बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था। वो आदेश क्या है उसको समझते हैं, तो उसको लिखेंगे इट सैड दैट ओनली जर्मन। ठीक है, ओनली जर्मन would be taught in the schools of Alsace and लॉरेन। ठीक है, यहां पर क्या कहा जा रहा है, देखिए इट सैड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, यानी कि यहां पर क्या कहा गया कि इसमें कहा गया था कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यही जो है बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था। आगे थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा हम और लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे द टीचिंग ऑफ फ्रेंच। ठीक है, द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड। ठीक है, टू बी स्टॉप्ड, तो यहां पर क्या कहा गया कि द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैज टू बी स्टार्ट, यानी कि फ्रेंच के शिक्षण को रोकना पड़ा, उसमें फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। तो क्वेश्चन था कि बुलेटिन बोर्ड सूचना पत्र पर क्या लगाया गया था, तो एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि उस दिन सूचना पत्र पर बर्लिन से आए एक आदेश को लगाया गया था। इट सैड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, यानी कि इसमें कहा गया कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड, इसीलिए फ्रेंच की पढ़ाई को रोकना पड़ा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे हम सेकंड देखते हैं, सेकंड हमारा है व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, यानी कि उस दिन स्कूल के लिए फ्रेंच से क्या तैयार करने की आशा की गई थी, यानी कि जो वहां के टीचर थे एम हेमल, उन्होंने फ्रेंच से क्या याद करने की आशा की थी। फ्रेंच जो था एक स्टूडेंट था, ठीक है, उसके टीचर थे एम हेमल, तो एम हेमल ने फ्रेंच को क्या याद करने को दिया था, क्या उसकी आशा की गई थी, तो उसको हमें बताना है। तो देखिए फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर ये लेसन ऑन पार्टिसिपल, यानी कि फ्रेंच से पार्टिसिपल पर एक पाठ तैयार करने की अपेक्षा की गई थी, यानी कि जो उनके टीचर एम हेमल थे उन्होंने फ्रेंच को पार्टिसिपल पर एक लेसन याद करने को दिया था। ठीक है, तैयार करने को दिया था, उसकी आशा की गई थी। पार्टिसिपल आपको पता है, ग्रामर में पता होगा। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट। ठीक है, आगे देखिए एम हेमल हिज टीचर जो कि उसके अध्यापक थे, हैड अनाउंस दैट उन्होंने घोषणा की थी कि ही वुड क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल ऑन दैट डे, यानी कि वो उस दिन पार्टिसिपल से सवाल करेंगे। तो देखिए एम हेमल
जो कि उसके शिक्षक थे, उन्होंने घोषणा की थी कि वह उस दिन पार्टिसिपल से सवाल करेंगे, यानी कि पार्टिसिपल से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, फ्रेंच डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और फ्रेंच को पार्टिसिपल के एक भी वर्ड के बारे में नहीं पता था, यानी कि फ्रेंच को उनके बारे में पहला शब्द भी नहीं पता था कि पार्टिसिपल होता क्या है। तो पार्टिसिपल के बारे में वो क्या पढ़ेगा, उसे कुछ भी नहीं पता था। फिर क्या हुआ, ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर ऑन दैट डे, यानी कि वह उस दिन अपने शिक्षक से डांट की उम्मीद कर रहा था कि उसके शिक्षक जो है उसको डांटेंगे। ठीक है, वह ऐसी उम्मीद कर रहा था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था कि जो फ्रेंच था, ठीक है, उस दिन स्कूल के लिए फ्रेंच से क्या तैयार करने की आशा की गई थी, तो फ्रेंच से पार्टिसिपल पर एक पाठ तैयार करने की आशा की गई थी। यम हेमल जो कि उसके टीचर थे, उन्होंने अनाउंस किया था कि वो उस दिन पार्टिसिपल पर क्वेश्चंस करेंगे। फ्रेंच डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और फ्रेंच को पार्टिसिपल का एक भी वर्ड नहीं पता था, वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर ऑन दैट डे, यानी कि वह उस दिन अपने शिक्षक से डांट की उम्मीद कर रहा था कि उसके शिक्षक जो है उसे डांटेंगे, क्योंकि उसे पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि जो एम हेमल थे उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, उन्होंने फ्रेंच भाषा की जो है अच्छाइयों को कैसे बताया। देखिए, ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उन्होंने फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा। ठीक है, जो एम हेमल थे उन्होंने फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा। ही सेड दैट इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, उन्होंने कहा कि यह दुनिया की सबसे साफ, क्लियरेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे स्पष्ट, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक। ठीक है, तो उन्होंने फ्रेंच भाषा को दुनिया का सबसे स्पष्ट और तार्किक भाषा बताया। तो एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, उन्होंने फ्रेंच भाषा को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा, और उन्होंने कहा कि यह दुनिया की सबसे स्पष्ट और तार्किक भाषा है। ठीक है, ये सब उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में बताया। देखिए अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर से गार्बेज टू देम इज गोल्ड, ये हमारे सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग। तो देखिए क्वेश्चन है कि व्हाई डज द ऑथर से गार्बेज टू देम इज गोल्ड, यानी कि लेखिका ऐसा क्यों कहती है कि कचरा उनके लिए सोना है। जो कचरा बीनने वाले लोग हैं उनको लेखिका कहती है कि कचरा जो है उन लोगों के लिए सोना है जो कचरा बीनते हैं। ठीक है, क्यों सोना है, देखिए गार्बेज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, यानी कि जो कूड़ा करकट है वो उनके लिए जीवन रक्षा का एकमात्र साधन है, उसी से उनका घर चलता है। ठीक है, जो कचरा बीनने वाले लोग होते हैं, रैक पिकर, दे सर्च फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन द गार्बेज, यानी कि वे कूड़ा करकट में कुछ मूल्यवान चीजें ढूंढते हैं। ठीक है, ताकि उनके बदले उसे पैसे मिल सके, एंड सेल फॉर ए लिटिल मनी, और उसे कुछ पैसों के लिए बेचते हैं। ठीक है, तो जो कचरा बीनने वाले लोग हैं उनके लिए कचरा जो है जीवन का एकमात्र साधन है, कूड़ा करकट ही जीवन रक्षा का एकमात्र साधन है। दे सर्च फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन द गार्बेज, वे कूड़ा करकट में कुछ मूल्यवान चीजें ढूंढते हैं ताकि वो क्या कर सके, एंड सेल फॉर ये लिटिल मनी, और कुछ पैसों के लिए उन्हें बेचते हैं। दे पिच देयर टेंट्स wherever they can find rags, वे अपने तंबू वहीं तान लेते हैं जहां उन्हें कूड़ा करकट मिलता है। ठीक है, क्या करते हैं, वे अपने तंबू गाड़ देते हैं जहां कहीं भी उन्हें कूड़ा करकट मिल जाता है। सो द ऑथर राइटली सेज दैट, इसलिए जो लेखिका है, जो लेखक है, उन्होंने ठीक ही कहा है दैट की गार्बेज इज नो लेस देन गोल्ड टू द रैक पिकर, यानी कि जो कूड़ा करकट है वो कचरा बीनने वालों के लिए सोने से कम नहीं है। ठीक है, जो कचरा बीनने वाले लोग हैं उनके लिए कचरा ही सोना है। ठीक है, क्योंकि उनके बदले उसे पैसे मिलते हैं। तो क्वेश्चन आपका था कि जो लेखिका है वो ऐसा क्यों कहती है कि कचरा उनके लिए सोना है। तो देखिए गार्बेज इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, गार्बेज जो है उनके लिए कूड़ा करकट ही जीवन रक्षा का एकमात्र साधन है। दे सर्च फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन द गार्बेज, वे कचरे में कुछ मूल्यवान चीजें खोजते हैं, एंड सेल फॉर ये लिटिल मनी, और थोड़े पैसों के लिए उसे बेचते हैं। दे पिच देयर टेंट्स व्हेरेवर दे कैन फाइंड रैक्स, वे अपने तंबू वही गाड़ लेते हैं जहां उन्हें कूड़ा करकट मिलता है। सो द ऑथर राइटली सेज दैट गार्बेज इज नो लेस देन गोल्ड टू द रैक पिकर, इसीलिए लेखिका ने ठीक ही कहा है कि सोना जो कूड़ा करकट है वो उनके लिए सोने से कम नहीं है, जो कूड़ा करकट है वो कूड़ा बीनने वालों के लिए सोने से कम नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से है। देखिए व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, यानी कि साहेब जो है वो गार्बेज, जो साहेब है, ठीक है, साहेब इसमें है, तो जो साहेब है वो कूड़े के ढेर में क्या खोज रहा था। वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वह कहाँ है और कहाँ से आया है। यानी कि साहेब के बारे में पूछ रहा है कि साहेब जो है वो कूड़े के ढेर में क्या खोज रहा था, वह कहाँ से है और कहाँ कहाँ है और कहाँ से आया है। देखिए साहेब इज ये रैक पिकर, साहेब कूड़ा बीनने वाला एक आदमी है, ठीक है, साहेब कचरा बीनने वाला है। ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, वह कचरे के ढेर में सोना ढूंढ रहा है। प्रेजेंटली ही इज इन दिल्ली, जो फिलहाल वह बांग्लादेश में है इस समय। ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, सॉरी, प्रेजेंटली ही इज इन दिल्ली, फिलहाल वो दिल्ली में है। ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, वह बांग्लादेश से आया है। तो साहेब कौन है, साहेब एक कचरा बीनने वाला है, यानी कि रैक पिकर है, ठीक है। वो कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा है, वो कूड़े के ढेर में सोना ढूंढ रहा है, ठीक है, और वह फिलहाल दिल्ली में है और वह बांग्लादेश से आया है। उसका जो मेन रेजिडेंस है वो बांग्लादेश, जहां वो पैदा हुआ, ठीक है। अब ऐसे 6 नंबर देखिए, साहेब जो है उसके बारे में बताया गया है। इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश है। एक्सप्लेन, स्पष्ट करो। तो क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश है, स्पष्ट करो। देखिए साहेब डज नॉट सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, यानी कि साहेब जो है वो चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं दिखता, वो खुश नहीं है। क्यों नहीं है, वो देखिए नाउ ही फील्स बाउंड एंड बर्डन्ड, यानी कि अब वह खुद को बाध्य और बोझिल महसूस करता है। देखिए नाउ ही फील्स बाउंड, वह बंधा हुआ है, वो मजबूरियों के धागे में बंधा हुआ है, उसको वही काम करना है, ठीक है, क्योंकि वो आगे कैसे बढ़ेगा, बहुत गरीब है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अब खुद का मालिक नहीं है, वो अपना मालिक नहीं रहा। तो क्वेश्चन था कि क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश है, तो साहेब चाय के दुकान पर काम करके खुश नहीं लगता। क्यों, नाउ ही फील्स बाउंड एंड बर्डन्ड, अब वह खुद को बाध्य और बोझिल महसूस करता है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अब खुद का मालिक नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे अपने तीसरे चैप्टर से, जिसका नाम है डीप वाटर, ठीक है, हमारा जो 7वां क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA पूल एंड व्हाई, यानी कि लेखक YMCA तरल ताल में कब भर्ती हुआ और क्यों। YMCA पूल है, एक पूल है जो लोगों को तैरना सिखाता है, उसको सीखने की एक अवसर प्रदान करता है, अपॉर्चुनिटी। तो यहां पर कहा जा रहा है कि लेखक जो है वो YMCA पूल में कब भर्ती हुआ और क्यों। तो देखिए ही वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही ज्वाइन द YMCA पूल, यानी कि वह 10 या 11 साल के थे जब उन्होंने YMCA पूल को ज्वाइन किया। इट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम, और जो ये पूल है इसमें तैरना सीखने का अवसर प्रदान किया, यानी कि जो YMCA पूल है ये लोगों को तैरना सीखने का अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है, अवसर प्रदान करता है, ठीक है, ताकि आप तैरना सीख जाएं। तो यही क्वेश्चन था, ठीक है, कि जो राइटर है उन्होंने YMCA पूल कब ज्वाइन किया और क्यों ज्वाइन किया। तो जो राइटर ने जब वह 10 या 11 साल के थे तब उन्होंने YMCA पूल ज्वाइन किया। क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि इट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम, क्योंकि जो YMCA पूल है ये लोगों को तैरना सीखने की अवसर प्रदान करता है, तैरना, ताकि आप तैर सकें, ठीक है, पानी में। तो ये आपका आंसर होगा। चलिए 8 नंबर और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसी चैप्टर से है। तो देखिए हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, यानी कि व्हाट इज द मिस एडवेंचर, ठीक है, यानी कि विलियम डगलस कौन सी दुर्घटना की बात करते हैं। मिस एडवेंचर का मतलब दुर्घटना। तो व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, यानी कि विलियम डगलस कौन सी दुर्घटना की बात करते हैं। तो देखिए डगलस गोएस टू द स्विमिंग पूल व्हेन नो वन एल्स इज देयर, यानी कि डगलस स्विमिंग पूल में जाता है जब कोई और नहीं होता। वो स्विमिंग पूल के पास जाते हैं जब वहां पर कोई और नहीं होता, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ही सिट्स देयर, वो वहां बैठते हैं, वेटिंग फॉर समवन टू कम, यानी कि किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो वह वहीं बैठा है और किसी के आने का इंतजार कर रहा है। तभी देखिए कौन सी दुर्घटना उनके साथ होती है। ये स्टाउटली बिल्ट बॉय कम्स देयर एंड थ्रो हिम इनटू डीप वाटर। देखिए ये स्टाउटली बिल्ट बॉय,
यानी कि एक हठीला लड़का, ठीक है, हट्टा कट्टा लड़का कम्स दियर वहां आता है एंड थ्रो और फेंक देता है हिम उन्हें इनटू डीप वाटर यानी कि गहरे पानी में। तभी क्या होता है, जब वो वहां पर स्विमिंग पूल के पास बैठे थे तो एक हठीला लड़का उनके पास आता है और उन्हें गहरे पानी में फेंक देता है। दिस इज द मिस एडवेंचर ही स्पीक्स अबाउट, और यह वही दुर्घटना है जिसके बारे में डगलस बात कर रहे हैं। इन व्हिच ही नैरोली एस्केप डेथ, जिससे वो मृत्यु से बाल बाल बच जाते हैं। तो क्वेश्चन था कि जो डगलस हैं वो किस दुर्घटना की बात करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि डगलस स्विमिंग पूल पर जाते हैं। देखिए, डगलस गोएस टू द स्विमिंग पूल व्हेन नो वन एल्स इज दियर। तो डगलस स्विमिंग पूल पर जाते हैं जब कोई और वहां नहीं होता। ही सिट्स दियर वेटिंग फॉर समवन टू कम, वो वहां पर बैठते हैं, किसी के आने का इंतजार करते हैं। ये स्टाउटली बिल्ट बॉय कम्स दियर, एक हठीला लड़का वहां आता है एंड थ्रो हिम इनटू डीप वाटर, और उन्हें गहरे पानी में फेंक देता है। दिस इज द मिस एडवेंचर ही स्पीक्स अबाउट इन व्हिच ही नैरोली एस्केप डेथ, और ये वही दुर्घटना है जिसके बारे में वो बात करते हैं जिसमें वो मृत्यु से बाल बाल बच जाते हैं। ठीक है, तो ये वही दुर्घटना है। क्वेश्चन हमारे किस चैप्टर का है, ये है द थर्ड लेवल चैप्टर का। ठीक है, जो सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, यानी कि तीसरा जो स्तर है यानी कि थर्ड लेवल है वो क्या दर्शाता है। जो थर्ड लेवल है वो क्या है और वो क्या दर्शाता है। देखिए, द थर्ड लेवल इज ए प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, यानी कि थर्ड लेवल जो है वो चार्ली के कल्पना का एक उत्पाद है। यानी कि जो थर्ड लेवल है वो चार्ली की कल्पना है, एक कल्पना वो करता है। ठीक है, थर्ड लेवल की जगह यानी कि वो एक कल्पना कर रहा है। क्या कर रहा है, ही फाइंड्स इट ए प्लेस वेयर ही कैन एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर। ही फाइंड्स, वह पाता है, इट ये प्लेस, उसे एक ऐसे स्थान के रूप में वेयर जहां ही कैन एस्केप, वह बच सकता है, फ्रॉम से द मॉडर्न वर्ल्ड, जो हमारा आधुनिक संसार है इसकी, ऑफ इनसिक्योरिटी यानी कि असुरक्षा एंड फियर, भय से। तो देखिए, जो थर्ड लेवल है वह एक ऐसा स्थान है, ठीक है, वह पाता है कि यह एक ऐसी जगह है जहां वह असुरक्षा और भय की आधुनिक दुनिया से बच सकता है। यानी कि चार्ली जो है, जो थर्ड लेवल है वो चार्ली की कल्पना का एक प्रोडक्ट है। ठीक है, वो कल्पना करता है थर्ड लेवल का, और वह थर्ड लेवल को पाता है, उस स्थान को एक ऐसे स्थान के रूप में पाता है जहां वह असुरक्षा और भय की दुनिया की आधुनिक दुनिया से बच सकता है। यानी कि जो हमारी आधुनिक दुनिया है वो उससे बच सकता है। वो पुराना एक गैलेस वर्ग जो है 1894 के समय की कल्पना करता है। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज सैम्स ओल्ड बिजनेस, व्हाई कांट ही गो बैक टू इट। यानी कि सैम का पुराना बिजनेस क्या है, व्हाई कांट ही गो बैक टू इट, वह वापस क्यों नहीं जाना चाहता है। देखिए, व्हाई कांट ही गो बैक टू इट, वह उस बिजनेस में वापस क्यों नहीं जाना चाहता। ठीक है, देखिए, वो तीसरे जो थर्ड लेवल की वो कल्पना करता है। ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है कि सैम का पुराना बिजनेस क्या है, वह वहां वापस क्यों नहीं जाना चाहता, अपने पुराने बिजनेस को वो वापस क्यों नहीं करना चाहता। देखिए, तो सैम्स ओल्ड बिजनेस, सैम का पुराना बिजनेस है, इज दैट, वह है, ऑफ ये साइकियाट्रिस्ट, यानी कि एक मनोचिकित्सक का। तो सैम का पुराना बिजनेस एक मनोचिकित्सक का है, यानी कि सैम एक मनोचिकित्सक है। लेकिन बट नाउ ही इज इन गैलेस वर्ग ऑफ 1894, बट नाउ, लेकिन अब, ही इज इन, वह है, इन में गैलेस वर्ग में ऑफ 1894 यानी कि 1894, यानी कि लेकिन वह अब 1894 के गैलेस वर्ग में है, यानी कि वो 1894 की कल्पना करता है। ठीक है, आगे देखिए, इट इज ए पीरियड, यह वह समय है, व्हेन, जब, पीपुल आर फ्री फ्रॉम ऑल वरीज, लोग सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हैं। तो यह वह दौर है, यह वह समय है जहां जब लोग सभी चिंताओं से मुक्त होते हैं। ठीक है, यानी कि जब वो 1894 की बात कर रहा है तो 1894 में लोग उतने ज्यादा चिंतित नहीं थे जितने कि आज की दुनिया में, आज आधुनिक दुनिया में जितने ज्यादा वो चिंतित है, जितने ज्यादा वो परेशान है। ठीक है, तो वो 1894 की बात करता है। ठीक है, देयर इज नो नीड ऑफ एनी साइकियाट्रिस्ट, यानी कि किसी भी मनोचिकित्सक की वहां जरूरत नहीं है। 1894 के दौर में किसी भी मनोचिकित्सक की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग बिल्कुल शांत हैं, अच्छे से रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, 10 सैम कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, 10 इस प्रकार सैम कैन नॉट गो बैक, वापस नहीं जाना चाहता तो हिज ओल्ड बिजनेस, यानी कि अपने पुराने बिजनेस में, यानी कि इसी प्रकार सैम अपने पुराने बिजनेस में वापस नहीं जा सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका था कि सैम का पुराना बिजनेस क्या है, वह
अपने पुराने बिजनेस में वापस क्यों नहीं जाना चाहता? तो देखिए सैम का पुराना बिजनेस है मनोचिकित्सक का, ठीक है, लेकिन अब वह 1894 के गैलेस वर्ग में है। इट इज अ पीरियड व्हेन पीपल आर फ्री फ्रॉम आर वरीज, यह वह दौर है जब लोग सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हैं। देयर इज नो नीड ऑफ एनी साइकियाट्रिस्ट, यहाँ पर किसी भी मनोचिकित्सक की आवश्यकता नहीं है। दस इस प्रकार सैम कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, सैम अपने पुराने बिजनेस में नहीं जा सकता है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सिंपली आप लोग समझिए धीरे धीरे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है जिसका नाम है द टाइगर किंग। देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, यानी कि जो शाही शिशु है वो बड़ा होकर क्या बना, जो राजा है वो बड़ा होकर क्या बने थे। देखिए शाही शिशु किसको कहा जा रहा है? जिसको एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था कि तुम्हारी मृत्यु बाघ के कारण होगी, ठीक है। उसी शाही शिशु के बारे में कहा जा रहा है व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, यानी कि शाही शिशु बड़ा होकर क्या बना। देखिए When he was 20 years old, जब वह 20 साल के थे, he became the king of the state of प्रतिबंधपुरम, वह प्रतिबंधपुरम राज्य का राजा बना, ठीक है। तो जब वह 20 साल का था तब वह प्रतिबंधपुरम राज्य का राजा बना। He famed himself as a brave and courageous king, he famed, उसने प्रसिद्ध किया himself खुद को as a brave, एक बहादुर एंड करेजियस साहसी किंग, राजा के रूप में। तो क्या हुआ कि वो बड़ा होकर क्या बना? प्रतिबंधपुरम राज्य का राजा बना और उसने खुद को एक बहादुर और साहसी राजा के रूप में प्रसिद्ध किया, ठीक है। जो राजा था द टाइगर किंग जो था वो प्रतिबंधपुरम का राजा बना और उसने खुद को एक बहादुर और साहसी राजा के रूप में प्रसिद्ध किया, ठीक है, जिसके ऊपर भविष्यवाणी की गई थी। शायद आपने चैप्टर्स को पढ़ा हो तो आपको पता हो, ठीक है, कि एक भविष्यवाणी ज्योतिषी ने की थी, ज्योतिषियों ने, कि ये बच्चा बड़ा होकर एक राजा बनेगा, एक बहादुर और साहसी राजा बनेगा, लेकिन इसकी मृत्यु जो होगी वो बाघों के कारण होगी, टाइगर्स के कारण होगी, ठीक है। और इसीलिए जब ये बच्चा राजा बना इसने सोचा कि मेरी मौत जो है बाघ के कारण होगी, ऐसा किया गया था, प्रेडिक्ट किया गया था, ऐसी भविष्यवाणी की गई थी। तब इसने क्या किया, एक एक करके बाघों को मारना शुरू कर दिया, ताकि जब बाघ ही नहीं रहेंगे तो मेरी मृत्यु कैसे होगी, ठीक है। जब 100वां बाघ वो मार देगा तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट टू बी द कॉज ऑफ द महाराजाज डेथ, यानी कि जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, चीफ का मतलब मुख्य जो ज्योतिषी था, ठीक है, महाराजा की मृत्यु का कारण मुख्य ज्योतिषी ने क्या बताया। देखिए व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट टू बी द कॉज ऑफ महाराजाज डेथ, यानी कि महाराजा का मृत्यु का कारण मुख्य ज्योतिषी ने क्या भविष्यवाणी की, ठीक है। यानी कि मुख्य ज्योतिषी ने महाराजा की मृत्यु का कारण किसको बताया, उसकी भविष्यवाणी उन्होंने क्या की। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया, एट द टाइगर्स बर्थ, यानी कि जब राजा का जन्म हुआ, ठीक है, रॉयल एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड, रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स यानी कि शाही ज्योतिषियों ने प्रेडिक्टेड भविष्यवाणी की दैट की ही वुड ग्रो अप, वह बड़ा होगा, एज ए ग्रेट वॉरियर, एक महान योद्धा, हीरो, नायक और चैंपियन और विजेता के रूप में। यानी कि जब टाइगर किंग, जब राजा बड़े हुए, जब राजा एट द टाइगर्स बर्थ, जब राजा का जन्म हुआ तब शाही ज्योतिषियों ने एक भविष्यवाणी की कि ही वुड ग्रो अप एज ए ग्रेट वॉरियर, वह एक महान योद्धा के रूप में बड़े होंगे, हीरो एंड चैंपियन, नायक और विजेता, यानी कि वो एक महान योद्धा, नायक और विजेता के रूप में बड़े होंगे, ठीक है। दे आल्सो प्रेडिक्टेड हिज डेथ बाय टाइगर, यानी कि दे आल्सो प्रेडिक्टेड, उन्होंने यह भविष्यवाणी भी की, हिज डेथ, उनकी मृत्यु का, बाय टाइगर, यानी कि टाइगर के द्वारा, यानी कि उन्होंने राजा की मृत्यु का कारण टाइगर को बताया। उन्होंने भविष्यवाणी की कि राजा की मृत्यु जो होगी वो एक टाइगर के कारण होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका था कि जो शाही ज्योतिषी थे उन्होंने महाराजा की मृत्यु के कारण की भविष्यवाणी की, मतलब किसका कारण बताया कि उनकी मृत्यु किससे होगी। तो एट द टाइगर्स बर्थ, यानी कि जब राजा का जन्म हुआ तब शाही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि वह एक महान योद्धा, नायक और विजेता के रूप में बड़े होंगे, और उन्होंने यह भविष्यवाणी भी की कि उनकी मृत्यु एक टाइगर के कारण होगी, ठीक है।